अच्छा, अब हम MCQ नंबर 15 देखेंगे। 50 में ये कह रहे हैं कि द एंगल फॉर्म बाय द लाइट रे बिफोर इट एंटर्स इनटू द रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम में एंटर होने से पहले जो लाइट एंगल फॉर्म करती है वो क्या कहलाती है? तो रेयरर से जब आप डेंसर में जाते हैं तो एंट्रेंस के ऊपर जो एंगल फॉर्म होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। वो इनसाइड द रेयरर डेंसर मीडियम के अंदर जब आप एंटर हो जाएंगे तो फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो ये बिफोर फॉर्मेशन एंगल जो है वो इंसिडेंस एंगल कहलाएगा। इसके बाद और आगे जाइए, द डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन आई दैट शोन इन द डायग्राम। ये कौन सा, इसको अगर हमने सही करना है तो इस डिफेक्ट की करेक्शन के लिए विच लेंस, कौन सा लेंस जो है वो हम इस्तेमाल कर सकेंगे इन चारों में। तो इसमें पहले कॉन्वेक्स लेंस है। देखिए समझने के लिए ये है कि दिस इज़ द पॉइंट वेयर जहाँ पे रेज जो है वो एक दूसरे से कन्वर्ज हो रही हैं। अब मुझे इस पॉइंट को वापस रेटिना पे लेके जाना है। तो इन ऑर्डर टू मूव दैट पॉइंट बैक टू द रेटिना मुझे इसकी कन्वर्जेंस को रिड्यूस करना है, यानी कि डाइवर्जेंस बढ़ानी है। तो डाइवर्जेंस बढ़ने का मतलब क्या है कि यहाँ पे लेंस जो लगेगा वो कौन सा होगा, डाइवर्जिंग लेंस होना चाहिए। जब डाइवर्जिंग लेंस लगेगा तो अब ये जो कन्वर्जेंस होगी वो इसकी बढ़ जाएगी और रेटिना के ऊपर रेज जाके कन्वर्ज होगी। तो ये लेंस जो है वो आपके पास कौन सा लेंस, इसमें कॉनकेव लेंस जो है वो इस पर्पस के लिए इस्तेमाल। विच ऑफ द रे मेक्स अ क्रिटिकल, इनमें से कौन सी है जो, देखिए पहली ये डेंसर मीडियम है, ये वाटर है, ये एयर है। अब वाटर से एयर में जाते हैं, यहाँ पे हवा में चले गए तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फिनोमेना, ये भी रिफ्रैक्शन, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस अब बढ़ के क्या हो गया कि ये 90 डिग्री के ऊपर रिटर्न करे। यहाँ पे फिनोमेना जो है वो क्रिटिकल एंगल, ये एंगल आई, ये वाला एंगल आई जो है दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। नाउ इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल देन लाइट रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम। ये TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तो विच रे ऑफ द लाइट मेक्स अ, कौन सी रे क्रिटिकल एंगल बना रही है? तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाले के लिए। और अगर लिखा होता TIR कौन सी रे फॉर्म कर रही है तो फिर कौन सा आप लिखते, डी लिखते आप। द फिनोमेना ड्यू टू विच द पोल ऑफ द वाटर अपीयर्स लेस डीपर। ये बताइए जो डेप्थ में वेरिएशन आती है वो बेसिकली कौन से फिनोमेना की वजह से होती है? रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, रिफ्रैक्शन लिख लेंगे। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द गिवन फिगर इज 40, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 40 डिग्री हो तो बताइए रेयर से डेंसर में जाएंगे तो आने वाला आंसर एंगल आर जो होगा दैट शुड बी लेस देन 40। 40 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो ये लेस देन 40 हो। इसके बाद देखें, इफ अ लाइट रे स्ट्राइक्स द स्मूथ, अगर लाइट रे अल्हम्दुलिल्लाह, अगर लाइट रे स्ट्राइक करती है किसी स्मूथ सरफेस पे, यहाँ पे इस तरीके से टकरा रही है, तो टकराने के बाद यहाँ से क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक, और ये प्लेन मिरर है। तो बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल के साथ बनेगा, तो ये एंगल 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा और एंगल 3 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। एंगल 1 और एंगल 4 कुछ नहीं कहलाएंगे क्योंकि सरफेस से एंगल मेजर नहीं किया जाता। तो आपको क्या बताना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कौन सा होगा, एंगल 2 होगा। तो ये 2 आंसर आ जाएगा। आगे चेक करें, द फोकल लेंथ ऑफ एक स्फेरिकल मिरर है, उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो किसके इक्वल। अब बताइए ये स्फेयर है, यहाँ पे हमने इसका स्फेरिकल मिरर बनाया, ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर बन गया। अब ये बताइए, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C होता था, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता था ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R कहलाता था, ये डिस्टेंस, और फोकस इसके दरमियान में यहाँ कम। तो इसका मतलब क्या है कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। तो R/2 इज इक्वल्स टू F के बराबर आता है। तो इसका मतलब क्या है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका आंसर। When an object is placed between the principal focus and center of curvature, अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के इन बिटवीन रखता हूँ, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ, यानी कि ये 2F है और ये F है, इसके दरमियान में अगर मैं रख रहा हूँ, तो आपको जानते हैं कि इफ़ वी आर प्लेसिंग बियॉन्ड, तो आपके पास इन बिटवीन F एंड 2F, इसके ऊपर रखूँगा तो 2F पे ही बनेगी, अगर मैं करीब लाऊंगा तो बियॉन्ड 2F इमेज बन रही होगी। तो अभी ये क्या कह रहे हैं, अच्छा, और आपको पता है कि F और 2F के दरमियान में अगर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, क्योंकि ये वाला एरिया जो होता है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, इससे पहले तमाम इमेजेस जो होती हैं वो रियल कहलाती हैं। तो बताइए F और 2F के दरमियान में रखेंगे तो इमेज कंफर्म है कि कौन सी हुई, रियल हुई।
ठीक है। अच्छा, उसका साइज जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि एफ और 2f के इन बिटवीन है, तो यहाँ पे रियली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी RM, जबकि वर्चुअली मैग्नीफाइड इस हिस्से में बनेगी VM, और यहाँ पे क्या बनेगी, रियल नॉन मैग्नीफाइड। तो इसको ऐसे भी RNM, RM और VM से आप भी याद कर सकते हैं कि इन लोकेशन के रिलेटिवली एटमॉस्फेयर। अगला 42 है, द लॉन्ग साइटेड पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियर। एक लॉन्ग साइटेड पर्सन है, वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीज़ें क्लियरली साफ देख पा रहा, बट कैन नॉट सी द नियरर ऑब्जेक्ट, करीब की चीज़ें वो नहीं देख पाता। आप बताइए, अगर करीब की चीज़ नहीं देख पा रहा है तो आपके जहन में यही आना चाहिए कि ये केस जो है वो न्यूज़पेपर रीडिंग का है, कि आप न्यूज़पेपर जो है उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप न्यूज़पेपर की रीडिंग के लिए आई ग्लास जो होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ जहन में रखें। जब आप आई ग्लास यूज़ कर रहे होते हैं तो आई ग्लास जो है वो कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आँख के सामने जब आप कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस, तो रेज जो है वो इससे निकल के आँख के सही रेटिना पे क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कन्वर्जेंस को बढ़ाया है, इंक्रीज किया है। कन्वर्जेंस बढ़ने का मतलब क्या है कि पहले वाले केस में ये जो पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स आई बॉल के बाहर कन्वर्ज हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं कन्वर्जेंस बढ़ाऊंगा तो ये पॉइंट जो है ये रिटर्न बैक करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि रेस कन्वर्जिंग आफ्टर रेटिना होगा इसके अंदर। तो देखिए, ब्लाइंड स्पॉट इन फ्रंट ऑफ रेटिना रेस कन्वर्ज हो रही है, नहीं, बिहाइंड द रेटिना। तो ये बिहाइंड द रेटिना जो है वो रेस जो होंगी वो कन्वर्ज होंगी। तो इसका आंसर बिहाइंड द रेटिना। अब इससे ऊपर, द अकरेंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंसिडेंस लेंथ, बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए तब फिनोमेना। तो पहला तो गलत हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल, ठीक है। और लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर में आए, तो ये दोनों कंडीशंस ठीक है। तो सेकंड और थर्ड जो होगा वो इसका आंसर कंसीडर किया जाएगा। लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एक लाइट जो है वो नॉर्मल पे बेंड हो जाती है व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, देन इट्स, अभी बताइए, रेयरर से डेंसर, अगर मैं ऊपर वाली ही एग्जांपल ले लूँ, तो पहले लाइट रेयरर में आ रही थी, जब डेंसर में जाएगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो बताइए, स्पीड स्लो हो जाने का मतलब क्या हो गया कि लाइट की स्पीड भी स्लो होगी एंड इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसकी वेवलेंथ जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। लिहाजा यहाँ पे देखेंगे, लाइट बेंड अगर कर रही है डेंसर मीडियम के अंदर तो स्पीड डिक्रीज, इंटेंसिटी स्ट्रेंथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं, वेवलेंथ के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन रे डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल AOD AOB के बराबर है। अब अगर मैं यहाँ पर एक सेकेंड इस फिगर को थोड़ा सा हटाऊं तो अब आपको नजर आएगा कि ये असल में है क्या। अब देखिए, ये क्या रहे हैं कि एंगल AOD इज इक्वल्स टू BOD। अब देखिए, इस लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट बैक कर गया इनटू द सेम मीडियम, तो यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन परफॉर्म हो रही है, पार्शियल, सही, जबकि कुछ पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट कर रहा है, अंदर जा रहा है। तो बताइए, एंगल AOD और AOB सेम मीडियम में सेम स्पीड्स है, तो एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। पहला पार्ट ठीक है। AODC, देखो COB, ये वाला COB एंगल, क्या एंगल AOD के बराबर हो सकता है, कभी भी नहीं। फिर तीसरा क्या कह रहे हैं, AOD इज ग्रेटर देन COE। AOD यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा COD यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो वो तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि ज्यादा होना चाहिए। एंगल R शुड बी लेस देन एंगल I, तो ये भी क्या है, ठीक है। तो 1 और 3 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। और आगे चलें, तो इसमें ये कह रहे हैं कि द नेचर, एक मिनट इसको ऊपर ही ले आते हैं, एक मिनट। अब देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड एट एन ऑब्जेक्टिव। देखिए, ऑब्जेक्टिव से रेज लिखी और लिखने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के पास, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के थ्रू जो इमेज बन रही है वो ये बन रही है। अभी बताइए, ऑब्जेक्टिव से जब रेज गुजरती हैं तो गुजरने के बाद कन्वर्ज होती हैं। कन्वर्ज होने का मतलब क्या है कि रेज जो है वो कौन सी इमेज फॉर्म कर रही है, रियल इमेज फॉर्म कर रही है। तो बताइए, द नेचर ऑफ द फॉर्म ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस बाय, अब बताइए ऑब्जेक्टिव से जो नेचर ऑफ द इमेज है वो क्या है,
कन्वर्जिंग है रेस, तो नेचर क्या हुई, रियल। और आईपीस के थ्रू देखें, अगर मैं ये वाली लाइन देखूं और ये वाली लाइन देखूं या ये वाली लाइन देखूं, तो देखिए ये आगे चल के ये एक दूसरे से क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इस आईपीस के थ्रू जो इमेज बन रही है, ये इस आईपीस के थ्रू जो इमेज बन रही है, वो ये वाली इमेज जो होगी वो क्या होगी, वर्चुअल होगी। तो बताइए, ऑब्जेक्टिव के थ्रू रियल इमेज है, ये दोनों ठीक है, आईपीस के थ्रू इमेजिनरी है, ये सही है, तो बी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ लाइट अकर्स इन ऑप्टिकल फाइबर, तो इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म होता है, टोटल इंटरनल। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूं, यानी कि 2f पे प्लेस कर रहा हूं, तो आप जानते हैं कि 2f पे प्लेस करने का क्या होता है, सेम साइज इमेज, सेम डिस्टेंस इमेज। तो अब बताइए, अगर मैं 2f पे प्लेस कर रहा हूं, c पे प्लेस कर रहा हूं, या 2f पे प्लेस कर रहा हूं कन्वर्जिंग लेंस के, देन कन्वर्जिंग में सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती है, देन द ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड, तो ऑब्जेक्ट देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो फॉर्म होगी वो भी 2f पे ही होगी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगी। अच्छा, इसके बाद देखें 35 के अंदर ये कह रहे हैं, एक मिनट, ये जरा नजर नहीं आ रहा है, इसको जरा सही करें। देखें 35, अब आप ये बताइए, इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बताने के लिए कहा जाए, अच्छा, विच ऑफ द वेव इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ एन ओशन, तो ओशन की डेप्थ मालूम करने के लिए जो वेव इस्तेमाल की जाती है वो साउंड वेव्स, तो बताइए इंफ्रासोनिक, ये तो नहीं होती, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड्स की आपने यूजेस देखी थी जिसमें ये ओशन की डेप्थ के लिए तो अल्ट्रासाउंड्स यूज कर, पैनासोनिक का कॉन्सेप्ट नहीं है, सुपरसोनिक का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्ट्रासोनिक। अच्छा, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की मालूम करनी हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, ईटा इज इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर, तो इसमें बताइए आई एंगल क्या है, 48 डिग्री है, और आर एंगल क्या है, 30 डिग्री है, तो साइन 48 ओवर साइन 30, तो ये सी आंसर हो जाएगा इसका। इमेज फॉर्म्ड, ये गलत लिखा है, वेयर एन इमेज, एन है ये, इमेज इज फॉर्म्ड इन द गिवन डायग्राम वेयर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1। देखो भाई, मैग्निफिकेशन 1 होने का मतलब ये हो गया कि मैग्निफिकेशन Q ओवर P के बराबर होता है। बताइए, Q अपॉन P का आंसर 1 उस वक्त आएगा जब Q और P आपस में क्या हो, इक्वल हो। जब Q और P आपस में इक्वल हुआ तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या देगा आपको 1। अब बताइए, Q और P इक्वल होने का मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस आ जाए। तो अब आप ये बताइए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कैसे आ सकता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को लाने के लिए आप ये जानते हैं दोनों इक्वल कब होंगे, जब ऑब्जेक्ट को 2f पे प्लेस करें और इमेज भी कहाँ पे फॉर्म हो, 2f पर ही फॉर्म हो रही है। तो इस केस के अंदर दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हो जाएंगे, लिहाजा क्या है, इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट 2f। अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 2f एंड इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट 2f।